हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्योंकि हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था और ब्रेक के बाद हम इस सेशन को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। अब है क्या है कि जब हम 103 की बात कर रहे होते हैं तो 103 का जो नॉर्मल जो बेस होता है, जो बेस है आपके इंडेक्स का, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इलस्ट्रेशन 1 2 3 तीन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। उन तीनों एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उससे आपको फंडामेंटल ये पता लग जाएगा कि आपको क्या क्या वर्किंग नोट बनाना है और बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको लेकर के चलना है, जिससे आपके बैलेंस शीट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होने से, किसी प्रकार की गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। प्रैक्टिस इज मेक परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस रखनी है। प्रैक्टिस के बिना ये इंडेज पॉसिबल नहीं है। अभी बोल रहा हूं, बहुत सारे सिनेरियो क्रिएट होंगे। बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर, बैलेंस शीट का वर्किंग, ये आपको प्रॉपर माइंड में सेट होना चाहिए। क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टीज नहीं है, किसी भी कैलकुलेशन में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इंडेज सबसे बेहतरीन, सबसे आसान माना जाता है। और 110 से ज्यादा इस इंडेक्स की चर्चा होती है। रीजन बीइंग, क्योंकि 25 से लेकर के 30 मार्क्स का ओनली फॉर अकेला इंडेक्स आपको कवर करता है। सर इतना लेंथ क्यों दे दी इस इंडेक्स के लिए? इसलिए दे दी क्योंकि इसमें काफी पैटर्न्स हैं। अलग अलग सिनेरियो के क्वेश्चंस यहाँ पर क्रिएट होते थे। एक सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दिया है। नॉर्मल केस के अंदर ये आईएफआरएस 3 की थीम है कि भैया यदि कोई बिजनेस मैन या कोई कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर करती है तो उसके अंदर 100% सब्सिडी हो सकती है। और आपकी यानी कि या तो नॉर्मल सब्सिडी हो सकती है या 100% सब्सिडी भी हो सकती है। दोनों के केस में किस तरीके से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डालोगे, किस तरीके से बैलेंस शीट को कंबाइन करोगे, इस केस की बेसिकली मैंने आपके साथ चर्चा कर ली है। अब मैं बात करूंगा दो केस की। अभी वो आईएफआरएस 3 का पार्ट है, मैं अपेंडिक्स की तरफ अभी नहीं बढ़ रहा हूं। अभी मैं आईएफआरएस 3 के अंदर ही दो टॉपिक की और बात करने वाला हूं। सर कौन कौन से टॉपिक है? मैंने बोला बेटा एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सामने रिवर्स एक्विजिशन का है। रिवर्स एक्विजिशन का केस है। रिवर्स एक्विजिशन के केस में क्या होता है कि नॉर्मली जब हम देखते हैं केस को, देखते हैं जब हम उसे ट्रांजैक्शन को देख रहे होते हैं, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एक्वायर कर रही होती है। इसका मतलब ये कि ए लिमिटेड एक्वायरर है और बी लिमिटेड हमारे पास एक्वायरी है। लेकिन जब हम एक्चुअल में आईएफआरएस 3 की गाइडलाइंस को देखते हैं तो उस केस में पता लगता है कि हमारे पास जो पोस्ट कॉम्बिनेशन परसेंटेज है वो बी के पास ज्यादा चली गई है। यानी कि अब जब पोस्ट कॉम्बिनेशन दोनों एंटिटी को मर्ज कर रहे हैं तो दोनों एंटिटी की अब जब शेयर होल्डिंग ए और बी के अंदर डिवाइड होगी तो उस केस के अंदर बी जो एंटिटी है उस एंटिटी के पास ज्यादा होल्डिंग हो गई है। और ज्यादा वोटिंग पावर होने की वजह से कंट्रोल उसके हाथ में चला गया है। वो कहावत तो सुनी होगी ना आप, जैसे हम कहते हैं कि हम खुद किसी को खरीदने गए, खुद बिक कर आ गए। हम खरीदने किसी एक बी को गए थे लेकिन हम खुद बिक करके आ गए, यानी कि उसने ही हमें खरीद लिया। तो उस केस के अंदर हमारे पास रिवर्स एक्विजिशन का कंसेप्ट लगेगा। वो भी आपके आईएफआरएस के दायरे में, आईएफआरएस 3 के दायरे में आता है। एक तो हो गया रिवर्स एक्विजिशन। एक हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन है। इसके अलावा आपके पास अमालगमेशन है। ठीक है ना? इसके अलावा आएगी अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स की मैं बात बाद में करने वाला हूं। ठीक है, तो अभी मैं दो केस की बात करूंगा, दोनों के एक एक एग्जांपल भी लूंगा। लेकिन उससे पहले रिवर्स इक्वेशन करूंगा, देन इसके बाद ये करूंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है ना? बहुत बार पूछे गए सर एब्जॉर्प्शन अमालगमेशन मतलब क्या है। मैंने बहुत सारे केस बताए थे, फिर वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ए एंटिटी है कि बी एंटिटी, ए ने बी को एक्वायर किया है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अब्जॉर्व कर लिया। अब्जॉर्व का मतलब है मिला लिया। तो अब नई एंटिटी क्या बन गई? ए लिमिटेड। तो बी लिमिटेड क्या होगी बेटा? बंद हो गई। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीदा नहीं, दोनों मिल गए और उन्हें एक सी लिमिटेड बना डाला, तो ये भी बंद हो गई, ये बंद हो गई, ये आपकी कंटिन्यू हो गई। मेरी बात क्लियर है? इस तरीके के केस जहां पर होंगे तो वो आपके अब्जॉर्प्शन अमालगमेशन का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो उन चीजों की भी मैं चर्चा करूंगा, तो वो आपके लिए एग्जाम में, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से, इसीलिए मैं उसकी चर्चा भी आपके सामने करूंगा। बट अभी हम रिवर्स एक्वेशन का क्वेश्चन देखते हैं और रिवर्स एक्विजिशन के कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं। चलिए, रिवर्स एक्विजिशन है क्या है? रिवर्स एक्विजिशन का सिंपली पहले मैं आपको थीम समझा देता हूं, देन उसके बाद जो लिटरेचर लिखा हुआ है विद एग्जांपल में, इसके बाद इस पर मैं आपकी चर्चा करूंगा। जैसे होता क्या है, रिवर्स एक्विजिशन होता क्या है, जैसे मैंने बोला बेटा एक ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है। ठीक है, ए लिमिटेड ने क्या किया? बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। एक्वायर कर लिया।
अब जब हम बी लिमिटेड एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, मान लो इनके पास 1000 शेयर थे और एक शेयर था 10 रुपए का, या आप 10 रुपए मार्केट प्राइस ना रखते हुए हम कह देते हैं भैया इसकी जो मार्केट प्राइस थी वो थी मान लो 50। इसके पास जो शेयर्स थे वो थे, बताओ, इसके पास जो शेयर्स थे वो थे मान लेते 500, लेकिन इसके शेयर की मार्केट प्राइस चल रही थी 200। अब हुआ क्या है कि इसने इसको एक्वायर किया है, तो ये एंटिटी इसको कंसिडरेशन पे कर रही है, और जो कंसिडरेशन पे कर रही है वो कर रही है इक्विटी के अंदर। मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो केस है क्या कर रही है बेटा, इक्विटी के अंदर पेमेंट कर रही है। और जो स्वैप रेशो है, जो स्वैप रेशो है, स्वैप रेशो का मतलब है कितने शेयर इशू करेगी, वो लेगी मार्केट प्राइस के रेशो में, इन द प्रोपोर्शन ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। जो उनके शेयर की मार्केट प्राइस है उस मार्केट प्राइस के बेस पर हम क्या करेंगे, स्वैप रेशो निकालेंगे, और उस स्वैप रेशो के आधार पर हम सामने वाले एंटिटी को शेयर इशू करेंगे एज ए कंसीडरेशन। मेरी बात क्लियर है? अब यहां देखो, अब हमने क्या किया होगा, अब हम थोड़े सिनेरियो समझते हैं। अब बिजनेस कंबाइंड हो गए, क्या हो गया बेटा बताओ, अब आपके बिजनेस कंबाइंड हो गए। इसका मतलब ये हुआ, एंटिटी के अंदर दो चीज देखनी पड़ेंगे अब आपको। एक देखना पड़ेगा एक्वायरर, और एक देखना पड़ेगा आपको एक्वायरी। अब हम ऊपर के सिनेरियो के हिसाब से देख रहे हैं, ऊपर के सिनेरियो के हिसाब से देख रहे हैं, तो पहले एक्वायरर, एक्वायरी का मतलब ये कि एक्वायरर वो पार्टी होगी जिसने ऑब्टेन कंट्रोल है, ऑब्टेन कंट्रोल ओवर द एक्वायरी, यानी कि एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी पर कंट्रोल ले लिया, हम उस एंटिटी को बोलेंगे एक्वायरर। अब इस केस में देखना पड़ेगा कि भैया कंट्रोल किसके हाथ में गया है। अब कंट्रोल देखने के लिए हमें वोटिंग देखनी पड़ेगी कि किसके पास वोटिंग राइट ज्यादा है। क्लियर है? तो चलो मैं थोड़ा वोटिंग राइट की तरफ चलता हूं। मैंने बोला देखो, पहले देखो कितने शेयर इशू हो गए। अब ये जो एंटिटी है, ये जो एंटिटी है इसको शेयर इशू करेगी। सर कितना करेगी बताओ? बोला इस एंटिटी जो है इसके शेयर के बदले में उसके किसकी वैल्यू करेगी बताओ? उसके स्वैप रेशो में करेगी। किस में करेगी बेटे बताओ? स्वैप रेशो में। अब देखो इसका स्वैप रेशो क्या आ रहा है, इसका स्वैप रेशो क्या आ रहा है। इसके हम स्वैप रेशो की बात करें तो यहां पर 250 है, तो 200/50, इसका मतलब 1/4, सॉरी 4/1, यानी कि हमारी एंटिटी का, उसकी एंटिटी का एक शेयर हमारी एंटिटी के 4 शेयर के बराबर हम देंगे। तो मुझे बताओ आप इशू कितना करोगे? सर इशू करूंगा, सामने वाले एंटिटी जो है 500 है, उसके एक शेयर के बदले में मैं 4 शेयर दे रहूंगा। तो मुझे बताओ मेरे बच्चे कितने शेयर दोगे? सर 500 मल्टीप्लाई 4, 2000 शेयर इशू करोगे, बोलो ना। तो यहां पर 2000 शेयर इशू करोगे। अब देख के देखो, इसके पास पहले से 1000 थे, बी लिमिटेड को इसने इशू कर दिए 2000 के, तो मुझे बताओ टोटल कितने शेयर हो गए? सर 3000। किसके बताओ? ए लिमिटेड के पास। अब ये देखो ए लिमिटेड के पास टोटल 3000 है, उनमें से होल्डिंग कितनी कितनी किस किस के पास है। मैं यहां पर ए लिमिटेड की बात कर लूं, ए लिमिटेड की बात करूं, तो मुझे बताओ कितने? सर 1000। कितने में से? 3000 में से 100। बी लिमिटेड की बात करो बच्चा, बी लिमिटेड की बात करो तो बी लिमिटेड बोलता देखो भैया हमारे पास बहुत आसान है। बोले कैसे बताओ? टोटल तुमने बताओ कितने शेयर दिए? आज भी हैंग क्यों हो रहा है? टोटल कितने शेयर दिए बताओ? सर जी हमने 2000 है हमारे पास। कितने में से बताओ? 3000 में से परसेंटेज निकालो कितना आ रहा है, यानी कि 2/3, 67%, और यहां आएगा 33%। अब मुझे बताओ
ए लिमिटेड के पास कितने शेयर हैं? सर मैं कह दूं 33% होल्डिंग इसके पास है और 67% होल्डिंग इसके पास है। अब मुझे बताओ वोटिंग पावर किसके पास ज्यादा है? बोलो ना। सर वोटिंग राइट जो है वो बी के पास ज्यादा है। क्या मैं ऐसा कह दूं? क्या मैं ऐसा कह दूं यहां पर आकर के कि भैया ये है इसके पास 67% है, या सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहां लिख दूं एक्वायरर जो कहलाएगा वो कहलाएगा बी लिमिटेड, और एक्वायरी बताओ कौन कहलाएगा? ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास 33% होल्डिंग है, इसके पास 67% होल्डिंग है। अब मुझे बताओ नॉर्मल ट्रांजैक्शन क्या था? नॉर्मल ट्रांजैक्शन था कि ए ने बी को एक्वायर किया था, लेकिन एज पर इंडेस 103 के हिसाब से अब यहां पर एक्वायरर कौन बन गया है? यहां एक्वायरर बन गया है बी लिमिटेड। बोलो हाँ और ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर खरीद रहा है ए बी को, लेकिन सिचुएशन बन गई बी से ए की, एज पर गाइडलाइंस ऑफ द आईएफआरएस 3। मेरी बात क्लियर है? इसकी को बोलते रिवर्स एक्वेशन। ए ने बी को खरीदा जबकि बी खुद बी के करके आ गया है, यानी बी को ही खरीद लिया बी ने, सॉरी ए को ही खरीद लिया बी ने, तो उस केस के अंदर आपका बन गया रिवर्स एक्विजिशन का केस। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये डिसाइड कैसे हो रहा है? ये डिसाइड हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि दोनों एंटिटी को कंबाइन करने के बाद हम ये देख रहे हैं होल्डिंग किसके पास ज्यादा है। तो हमने देखा पोस्ट कॉम्बिनेशन, परसेंटेज ऑफ पोस्ट कॉम्बिनेशन इन द एंटिटी, उस केस के अंदर जिसके पास ज्यादा है उसी का क्या बन जाएगा? वही बन जाएगा एक्वायरर। इस केस के अंदर हम देखें तो दो चीजें निकल करके आ रही हैं। हम बेसिकली बात करें, हम बेसिकली बात करें तो ये बन गया लीगल एक्वायरर। ये क्या बन गया बेटा बताओ? ये बन गया लीगल एक्वायरर। और ये क्या बन गया बताओ? ये बन गया लीगल एक्वायरी। क्लियर है बेटा? लेकिन लेकिन हमारे सामने सिचुएशन और बदल रही है। हमारे सामने एक सिचुएशन और हो रही है। क्या? ये अब कहें तो, लेकिन अकाउंटिंग की हम जब बात कर रहे हैं, जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं भैया, अकाउंटिंग में क्या हिस्सेदारी चल रही है? तो हम अकाउंटिंग अकाउंटिंग एक्वायरर की जब हम बात करेंगे तो बनेगा यहां पर ए लिमिटेड, ये अकाउंटिंग एक्वायरर है। और ये हम करेंगे अकाउंटिंग एक्वायरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हम जब ए की बात कर रहे हैं तो लीगल एक्वायरर तो ए है, लेकिन अकाउंटिंग एक्वायरर भी है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी केस जहां पर लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर अलग अलग एंटिटी हो रही है, इसका मतलब वो केस रिवर्स एक्विजिशन का है। बेसिकली देखा जाए तो ट्रांजैक्शन ये बोल रहा है कि ए ने बी को एक्वायर किया है, जबकि हमने पूरे इसको एनालाइज करने के बाद पता लगाया है कि भैया यहां पर जो कंट्रोल है वो बी के हाथ में चला गया है। तो आई एज पर आईएफआरएस 3 के हिसाब से हम बात करेंगे तो वहां पर बी ने कंट्रोल लिया है, तो बी बन गया अब एक्वायरर। अब जो अकाउंटिंग है, जो आईएफआरएस 3 की जो गाइडलाइंस है, इंडेस 103 की जो कंप्लायंसेज है, वो अब बी लिमिटेड पूरा करेगा, ना कि ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ओनली फॉर नॉर्मल रह गया। मेरी बात क्लियर है? इसी केस को बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन, यानी ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया, बट ड्यू टू इशू ऑफ द इक्विटी शेयर, इसकी वजह से वोटिंग पावर इन कंट्रोल किसके पास चला गया? एक्वायरी के पास चला गया। तो उस केस के अंदर जो लीगल एक्वायरी है वो आपका अकाउंटिंग एक्वायरर बन जाएगा एज पर आईएफआरएस 3, एज पर इंडेस 103। और उस केस के अंदर आपको यहां पर एंट्रीज का जो तरीका है, जो अकाउंटिंग कैलकुलेशन, वो थोड़ी डिफर हो जाएंगी। उसके लिए आपको आईएफआरएस 3 की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यदि मेरी बात आपकी क्लियर समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि अब हम थोड़ा यहां से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो बेसिकली मोटा मोटा फंडा आपको समझ में आ गया होगा। उसी फंडा को मैंने यहां पर स्क्रीन पर दिखा रखा है, उसी चीज को मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रखा है। ठीक है? रिवर्स एक्विजिशन क्या होता है? बेसिकली रिवर्स एक्विजिशन का मतलब ये है, यानी कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन बिटवीन द ए टू बी, यानी ए एक्वायर और बी लिमिटेड, बट इन दैट केस आपका जो लीगल एक्वायरर है वो ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग एक्वायरर वहां पर आपका लीगल एक्वायरी बन जाता है। तो उस केस के अंदर आपका क्या बन गया? रिवर्स एक्विजिशन का केस बनता है। तो देखो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मैं कहां डाल रहा हूं आपके लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया भैया ए लिमिटेड है,
ए लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड को एक्वायर किया है, 100% एक्वायर किया है। कंसीडरेशन पेड कर रहा है फॉर्म ऑफ द इक्विटी एक्सचेंज। एक चीज मैंने और आपको बताई थी जब बेसिक करवा रहा था, तो मैंने बोला रिवर्स एक्विजिशन का केस ओनली फॉर और ओनली फॉर उस केस में क्रिएट होगा जब आपने कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी दिया है। मेरी बात क्लियर है? कैश के केस में कभी भी ये केस आपका नहीं हो सकता। क्या सर हमने पे कैश में किया है, लेकिन हमने कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी का स्ट्रक्चर बदल गया। गवर्निंग बॉडी का मतलब है ए ने बी को एक्वायर किया है, लेकिन जब हम कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं, गवर्निंग बॉडी की बात करते हैं, तो उस केस के अंदर बी के पास पावर है 75% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यहां पर क्या करने की बेटा, यहाँ पर क्या करने की, अपॉइंट करने की। तो उस केस के अंदर भी रिवर्स एक्विजिशन का केस होगा, क्योंकि कंट्रोल किसके हाथ में चला गया, बी के हाथ में। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक का नहीं? यानी कि आपको कंट्रोल की डेफिनेशन को बड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, और जहां कंट्रोल चला गया वहीं पर आईएफआरएस 3 की गाइडलाइंस लगती है, यानी कि जिसके पास कंट्रोल है वही बनेगा एक्वायरर, और उसी पर लगेंगी आपके गाइडलाइंस ऑफ 103 की। मेरी बात क्लियर है? तो आपको कंट्रोल की डेफिनेशन को एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया और इन्होंने कंसीडरेशन भी पे किया किसमें बेटा, इक्विटी के अंदर। और यहां पर दे दिया आपको करना बेटा क्या, आपको फेयर वैल्यू के रेशो में लेना है। ठीक है, तो इसकी फेयर वैल्यू 1000 रुपए है, इसकी फेयर वैल्यू बताओ कितनी बेटा, 100 रुपए है। तो इसका मतलब आपको 10 देने पड़ेंगे। अपना शेयर आप अपने जो शेयर है 10 दोगे उसके एक शेयर के बदले में। इसका मतलब ये कहना चाहता है सर कैसी बात कर, हाँ बेटा ये तो कह रहा हूं मैं, इसकी 1000 फेयर वैल्यू है, उसकी 100 है, इसका मतलब 10/1। यानी कि मैं कहूं तो मेरा ए लिमिटेड का 1 और बी लिमिटेड के 10, यानी कि मैं उसके एक शेयर के बदले में 10 देना पड़ेंगे। तो मुझे मैं कहूं तो उसको मैं शेयर दे रहा हूं, तो उसकी शेयर बताओ कितने बेसिकली, मान लो मान लो मान लो इसके पास अपने पास ये कैपिटल है, ये कैपिटल है कितनी आ रही बेटा, 1 लाख की। तो 1 लाख डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसका मतलब कितने हो गए बताओ, 100, 100 शेयर। ठीक है, 100 शेयर, 100 शेयर, 100 शेयर, और इसके पास कितने थे बताओ, इसके पास भी 100 शेयर थे। हम्म? चलो देखते हैं केस में क्या बनता ना। चलो, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम हमारी एंटिटी का ए लिमिटेड अपने 10 शेयर देगी बी लिमिटेड के एक शेयर के बदले में। ये रेशो हमारे पास निकल करके आ रहा है। तो हमने यहां देखा हमारा रेशो क्या निकल कर बेटा बताओ, हमारे पास रेशो निकलेगा 10:1, यानी कि हम उसके एक के बदले में 10 देंगे। ये क्लियर। रेशो हमने कैसे निकाला देखो, इसके पास हमारे टोटल शेयर कितने हो गए, 10,000 इसके पास थे, और हमने बी लिमिटेड को इशू किए इतने, 1,10,000 हो गए, 1 लाख हमने इशू करने पड़ गए। तो 1 लाख है ए लिमिटेड के पास होल्डिंग है, तो होल्डिंग 91% किसके पास होगी बताओ, हाँ 91% किसके पास हो गई, 1 लाख ऑफ ए लिमिटेड हमने इशू किए, तो ये हो गए बी के पास। भाई 10,000 शेयर है ए लिमिटेड के पास। ठीक है, आपने बी को इशू कर दी कितने, 1 लाख शेयर, टोटल कितना हो गया, 1,10,000 शेयर। तो मुझे बताओ ये बी के पास इसका परसेंटेज कितना बताओ, 1 लाख डिवाइड बाई 1,10,000, तो 91% इसके पास है, तो 9% इसके पास है। तो मुझे बताओ अल्टीमेटली कंट्रोल किसके पास है, बी लिमिटेड के पास। जबकि नॉर्मल केस क्या था, ए ने बी को एक्वायर किया था, बट इस केस के अंदर अब क्या होगा, बी ने ए को एक्वायर कर लिया है। ठीक है ना, तो ये आपके सामने केस है। तो ये लिटरेचर बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर समझा रखा है। इसको एग्जाम्पल को आराम से स्क्रीन को होल्ड करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, और आपको इस बात को थोड़ा आराम से समझना है। नीचे में एनालाइज करके लिखा भी है बाकायदा मैंने कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड ए लिमिटेड सॉरी एक्वायर बाई ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड, बट इन केस में क्या होगा बताओ, इन सब्सटेंस में क्या है बताओ, कंट्रोल बाई बी लिमिटेड ओवर द ए लिमिटेड। यानी कि यहां पर इन सब्सटेंस की हम बात करें तो सब्सटेंस के अंदर हमारे पास ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को नहीं खरीदा, बी लिमिटेड ने ए को खरीदा, क्योंकि एक्वायर कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो बी लिमिटेड के पास 91% की होल्डिंग है और उसके बाद 9% की है। तो इस केस के अंदर यहां पर एक्वायरी कौन बन जाएगा बेटा, ए लिमिटेड। तो इस केस के अंदर आपकी एंट्रियां बी लिमिटेड की बुक में होंगी। अब बी लिमिटेड के हिसाब से कंबाइंड करना है। अब कंबाइंड करने का वही तरीका जो आपने वहां सीखा था सर, कैसे, जो एक्वायरर है वो अपनी बुक की बुक वैल्यू लेगा, और जो एक्वायरी है उसकी क्या लेगा, यहां पर मार्केट वैल्यू लेगा। बोलो हाँ है ना, तो एफएमबी लेगा। अब इस केस के अंदर बी एक्वायरी बन गया, सॉरी वी एक्वायरर बन गया, तो वी अपनी बुक वैल्यू लेगा और ए को क्या करेगा, ए को क्या करेगा बताओ, ए की लेगा अब यहां पर
फेयर मार्केट वैल्यू। अब याद रखना, बैलेंस शीट बट एक ही कहलाएगी, बैलेंस शीट अभी भी किसकी कहलाएगी, एक ही कहलाएगी। इन द बुक्स ऑफ द ए लिमिटेड कहोगे, यहाँ पर बी लिमिटेड अभी भी नहीं कहोगे। बट अकाउंटिंग के जो अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, पूरी चेंज होगी। जब हम प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं भाई इसके हिसाब से क्या होगा, तो वहां हमारे पास क्या हो गया कि ए लिमिटेड के हिसाब से अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट बदल गया। अजम्पशन क्या है, ये अजम्पशन में लिख रखी है यहाँ पर बाकायदा, आप इसको रीड आउट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पूरा आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है। अब इस केस में मैंने आपको पूरा और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कंसोलिडेट हम करेंगे बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ द ए लिमिटेड, ए लिमिटेड में कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में एक्वायरर तो वही है, लेकिन जो अकाउंटिंग है वो चेंज हो जाएगी। अब यहां पर जो बी लिमिटेड की फेयर वैल्यू लिया करता था, अब मैं ए लिमिटेड की ही फेयर वैल्यू लूंगा और बी लिमिटेड की बुक वैल्यू लूंगा। इस बात को दिमाग में रख के चलना है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है आपके लिए ना, जो नॉर्मल केस में क्या होता है, यदि यही केस आपका नॉर्मल होता, क्योंकि ए लिमिटेड एक्वायर किया है बी लिमिटेड को, तो हम वहां पर क्या करते, ए लिमिटेड की लेते बुक वैल्यू और एक्वायरी दी लिमिटेड था इसकी लेते हैं फेयर वैल्यू। बोलो है ना, तो देखो ए लिमिटेड की बुक वैल्यू और बी लिमिटेड की फेयर वैल्यू। नॉर्मल यदि केस होता, यदि ये केस हमारा रिवर्स एक्विजिशन का क्या नहीं होता, वेरीफाई ना होता, ये आपके आइडेंटिफाई नहीं होता, लेकिन चूंकि ये ट्रांजेक्शन आपका रिवर्स एक्विजिशन का हो गया, तो अभी भी ए लिमिटेड में ही बनाओगे, लेकिन किस सिचुएशन बदल गई, अब आप इसकी लोगे फेयर वैल्यू और इसकी लोगे अब क्या, बुक वैल्यू। देखिए अभी भी काम है, क्लियर है। यदि रिवर्स एक्वेशन केस ना होता, तो मैं एक्वायर ए था तो ए की लेता बुक वैल्यू और एक्वायर बी था तो बी की लेता फेयर वैल्यू। लेकिन चूंकि ये केस आपका रिवर्स एक्वेशन का हो गया, तो अब आपकी सिचुएशन अलग हो जाएगी। अभी भी बुक्स तो रहेगी एक ही, लेकिन अब क्या होगा, एक्वायर कौन है, प्रोस्पेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग के हिसाब से यहाँ पर बी है, तो ए के लूंगा फेयर वैल्यू और बी के लूंगा बुक वैल्यू। मेरी बात क्लियर है, तो यहाँ पर ये लिखा देखो, ए के लूंगा फेयर वैल्यू और बी के लूंगा बुक वैल्यू। क्लियर है, ये मैंने सिचुएशन दोनों आपके सामने रख दी है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं आप इनको अच्छे से एनालाइज कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या होगा बेटा, नॉर्मल केस बन गया। ठीक है, चलिए, इसी चीज को मैंने आपके स्टेप्स में डाला है, इसी चीज को मैंने आपके स्टेप्स को दिल और दिमाग में फिट कर लेना। अभी भी बोल रहा हूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी भी एक ही बुक में ही होगा, लेकिन पहले नॉर्मल केस के अंदर ए एक्वायरर कहलाता, तो बुक भी इसी की होती थी और फेयर वैल्यू सामने वाले एंटिटी की होती है। लेकिन अब बुक इसकी होगी, लेकिन फेयर वैल्यू भी खुद की होगी, क्योंकि यहां पर अकाउंटिंग का पैटर्न बदल गया है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले यदि मैं देख रहा हूं कि भैया क्वेश्चन में यदि एक्सचेंज, यदि आपने कंसीडरेशन में आपने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो पहले आपको पोस्ट कॉम्बिनेशन परसेंटेज देखना पड़ेगा कि ए का कितना है, बी का कितना है। फिर आप देखोगे कि कंट्रोल किसके पास चला गया, किसके पास होल्डिंग ज्यादा है, किसके पास वोटिंग पावर ज्यादा है। तो उस केस के अंदर जिसके पास पावर है वही बन जाएगा एक्वायरर, क्योंकि वैसे आप पता नहीं लगा पाओ। कैश के केस में ऐसा नहीं होगा, जिसने पेड किया वही बनेगा एक्वायरर और जिसने रिसीव किया वो बनेगा आपका एक्वायरी। लेकिन इस केस के अंदर आपका चीजें बदल जाएंगी। तो मैंने क्या लिखा देखो बेटा, पहले कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट कॉम्बिनेशन शेयर परसेंटेज, आप पोस्ट कॉम्बिनेशन शेयर परसेंटेज निकालोगे। इफ परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ लीगल, नहीं सॉरी लीगल नहीं, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एक्वायरर इज मोर देन लीगल एक्वायरर, क्योंकि यहां पर लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए क्या बोला गया है, यदि अकाउंटिंग एक्वायरर ने ज्यादा होल्ड कर रखा है लीगल एक्वायरर से, तो उस केस को बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन। यानी कि उस केस में हमने देखा था जो लीगल एक्वायरर था वो ए लिमिटेड था, लेकिन जो अकाउंटिंग एक्वायरर था वो बी लिमिटेड था। तो यदि लीगल एक्वायरर से ज्यादा आपका अकाउंटिंग एक्वायरर होल्ड कर लेता है, तो उस केस को बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन। ठीक है, आपके यहां पर देखो परसेंटेज निकलेगा, हेल्ड बाय बी लिमिटेड, हेल्ड बाय बी लिमिटेड, टोटल इशू बाय द आफ्टर कॉम्बिनेशन, टोटल शेयर अभी हमने जस्ट एग्जांपल देखा था, टोटल 1,10,000 शेयर थे, जिनमें से बी लिमिटेड के पास 1 लाख थे, तो हमने इसकी परसेंटेज निकाल ली थी। वैसे 90 बना आता था, एक मिनट रुको, हाँ 91% आ रहा था।
तो इसी के हिसाब से आप निकालोगे, ठीक है। अब इसके अलावा क्या निकालो बताओ, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट वाला स्टेप यही है। सर कैसी बातें कर रहे हो, अब देखो नॉर्मल देखिए आप, यहाँ पर नॉर्मली हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कंसिडरेशन कौन पे करेगा, ए लिमिटेड करेगा, क्योंकि एक्चुअल में ट्रांजेक्शन किसने किया है, ए लिमिटेड ने ही बी लिमिटेड के साथ किया है, और ए लिमिटेड ही पे कर रहा है इक्विटी में, बोलो ना। चूंकि यहाँ पर आईएफआरएस 3 की वजह से रिवर्स एक्विजिशन का केस है, तो अब एक्वायरर कौन हुआ है, बी लिमिटेड। अब जब बी लिमिटेड एक्वायरर है तो कंसिडरेशन तो बी लिमिटेड ही पे करता ना, बोलो। सर कैसी बात, हाँ इसी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन, मेरी बात समझ में आ रही है। यहां पर जो कैलकुलेशन है वो आपकी हाइपोथेटिकल होगी, और चूंकि एक्चुअल तो यही पे करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अकाउंटिंग एक्वायर चेंज हो गया है, इसलिए हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से कंसीडरेशन भी निकालना पड़ेगा आपको, और उसी के हिसाब से गुडविल बार्गेन परचेज का क्या होगा, यहाँ पर आपके कैलकुलेशन होगी। मेरी बात क्लियर है। अब कैलकुलेशन हल क्या इधर आ गई, बैलेंस शीट में प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट वैसे ही बनेगी, बस वहां पर फेयर वैल्यू किसी और की होगी और बुक वैल्यू किसी और की होगी। लेकिन चूंकि वहां पर कंसीडरेशन डायरेक्टली नॉर्मल निकालते थे हम लोग, जो एक्चुअल पे कर रहा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर दोनों एक ही होते थे, लेकिन यहां पर लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर वो था डिफरेंट एंटिटी, यहां पर दोनों अलग अलग हैं। तो उस केस के अंदर यहां पर क्योंकि अकाउंटिंग वाला निकालेगा, तो उस केस के अंदर क्योंकि अकाउंटिंग वाला एक्चुअल पे नहीं कर रहा होगा, तो हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन होगी, तो वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब आपको जो साइड बदल देना, अब आप बी लिमिटेड तरफ आ जाओ, बी लिमिटेड निकाल रहा है ए लिमिटेड की, जो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आपको देख करके चलना है, ठीक है। तो क्या करोगे बताओ, अब यहाँ पर बी लिमिटेड जब कैलकुलेट कर रहा है, जब बी 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 लिमिटेड कैलकुलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ए लिमिटेड की फेयर वैल्यू होगी, बोलो है ना। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले बताओ, मैं बी लिमिटेड की क्या निकालूंगा बताओ, फेयर वैल्यू लेके। यहां पर आपको सिंपली चीजें देखनी है, तो स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 2 बोलता है कैलकुलेशन करना आपको पीसी परचेज कंसिडरेशन हाइपोथेटिकल बेसिस पर करना है, ठीक है। तो बताओ क्या करो, टोटल टोटल शेयर्स एज पर परसेंटेज ऑफ पोस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, हेल्ड बाय द अकाउंटिंग एक्वायरर, ये कैसे निकलेगा। इसका मतलब ये कहना चाहता भैया देखो, ये देखो, ये देखो, पोस्ट को टोटल शेयर्स एज पर परसेंटेज ऑफ द पोस्ट कॉम्बिनेशन, तो ये बोल रहा है कैसे निकालना पड़ेगा। मैंने बोला मेरे पास टोटल 10,000 शेयर हैं, 10% के 9% के बराबर हैं, तो बताओ 100% के बराबर कितने होंगे, ये मुझे निकालने पड़ेंगे। उसमें से यहां देख लिया, हेल्ड बाई जो है, हेल्ड बाई जो है अकाउंटिंग एक्वायरर यानी बी लिमिटेड ने कितने होल्ड कर रखे हैं। गुरुजी बी लिमिटेड ने देखा जाए तो हमारे पास जो दिखा रखा हो क्वेश्चन में एक्चुअल लेंगे अपना एक्चुअल, और जो डिफरेंस आएगा इसका मतलब वो कंसीडरेशन में जाएगा, कंसीडरेशन में जाएगा। एक एग्जांपल दूंगा तो समझाऊंगा इसको, मैंने क्या कहा है, आप हाइपोथेटिकल लोगे, ये देखो जो आपका लीगल एक्वायरर है उसने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं, और जो होल्ड कर रखे वो उसी प्रोपोर्शन में होंगे जितना प्रोपोर्शन उसका उस एंटिटी के अंदर है। हमने देखा उसने 1,000 में 10,000 शेयर होल्ड कर रखे हैं, और उसका जो परसेंटेज था पोस्ट कॉम्बिनेशन परसेंटेज उसका 9% था, तो 100 ये तो वो 9% बराबर, यदि पूरे शेयर होते तो टोटल शेयर कितने होंगे इस बंदे के, यहां निकल करके आया होगा। उसमें से देख लो कि भैया यहां पर बी लिमिटेड को उसने कितने इशू कर दिए, कितने इशू कर दिए, और जितने इशू कर दिए उसको हटा दो, तो बाकी के जो शेयर हैं उसको एज ए कंसिडरेशन माना जाएगा, क्योंकि हम ए लिमिटेड के हिसाब से निकाल रहे हैं ना कि ए लिमिटेड को कितना दिया है, तो वही कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। या चाहो तो लिख लो ब्रैकेट के अंदर लीगल एक्वायरर, ठीक है, आप यहां पर ये नोटिस में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसको नोटिस में डाल सकते हो, ठीक है। एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, बस यही करना है, इससे एग्जांपल से आपको बेसिक बेसिक से बातें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे पास एक बैलेंस शीट है एग्जांपल नंबर 4, अभी एग्जाम पेपर पर नहीं आया हो, याद रखना। एग्जाम पेपर आपके लिए इतना सिंपल हो जाएगा, इतना सिंपल हो जाएगा, पिछले 4 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन निकालोगे एज पर न्यू सिलेबस के निकालोगे, आपको लगेगा गुरुजी इसमें कुछ था ही नहीं। हम तो वैसे ही डरते हैं एग्जाम में जाकर के, ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है, आपका पेपर सीएफआर कैसा आया, वैसे पेपर आपको लेंथी होता है, इस बात में कोई भी किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन पेपर कतई टफ नहीं होता, ये आपको देखना पड़ेगा। आप सोचोगे भैया सर जी हमारा पेपर तो बड़ा ही भारी आया था, ऐसा कौन ही बच्चा, ऐसा कौन ही,
ठीक है, यदि ऐसा होता तो फिर बच्चे फेल ही हो जाते ना। आपको करना क्या है, आपको सिस्टेमेटिक प्रोसेस रखना, चीजों को कंसेप्चुअल रखना, पेपर बहुत आसान आता है। आपको प्रैक्टिस रखनी है, कंसेप्ट जो पढ़ा रहा है उसके बाहर एक भी नहीं जाना है। ठीक है, आप देखोगे पैटर्न, देखोगे एग्जाम में जब आओगे ना, तो डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे यही मैसेज करोगे मिलने कि गुरुजी पेपर एज इट इज आया था। मैं पिछले 4 अटेम्प्ट से बच्चे एक ही बात बोलते हुए आ रहे हैं मेरे से, गुरुजी जो आपने क्लास में एग्जाम पर लिखाया था ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। सोचो, क्लास एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं स्टडी मेट की बात नहीं कर रहा हूं अभी। यानी कि जिस पैटर्न का मैंने क्लास एग्जाम्पल करवाया, वैसा ही पैसा आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिला, फिगर्स चेंज होते डेफिनेटली, लेकिन चीजें वही मिली है आपको। अब सोचो, जब उतने तक के बराबर के आपके क्वेश्चंस मिलते हैं, उसके बाद भी आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा नहीं है, दूसरी आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है। दो ही कमियां हो सकती, तीसरी कोई वजह नहीं हो सकती। आप वर्किंग नोट को प्रॉपर, वर्किंग नोट तो ऑटोमेटिक बनता है, 4-5 वर्किंग नोट तो ऑटोमेटिक बन जाते हैं आपके। तो आपका ऑटोमेटिक ही 2 से 3 पेज का आंसर हो जाता है, और बड़ा सिस्टमेटिक और प्यारा होता है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास बैलेंस शीट है, यहाँ पर ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों की दे रखी है। करंट एसेट है, एनसी नॉन करंट एसेट्स है, रिटेन अर्निंग दे रखी है मेरे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल है, करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी है, इस तरह की मेरे पास बैलेंस शीट दे रखी है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेरे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है कि ए लिमिटेड एक्वायर कर रहा है ऑफ बी लिमिटेड को, ए लिमिटेड ने एक्वायर किया, याद रखना यहां पर सिनेरियो ए लिमिटेड से बी लिमिटेड चल रहा है। ये है ए लिमिटेड बी को एक्वायर कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ लीगल एक्वायर, तो ये है, और लीगल एक्वायरी ये है। ठीक है, अब आ जाओ। बोल रहा है भैया क्वेश्चन आगे कि क्या कर रहा है, ए लिमिटेड कर रहा है एक्वायर कर रहा है बी लिमिटेड को 100% बाई स्वैप रेशो इन 2:5, 2.5:1, यानी कि साउंड वाले एंटिटी के ए शेयर के बदले में हम उसको 2.5 शेयर देने वाले हैं। ठीक है ना, 2.5 देने वाले हैं। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड 16 के हिसाब से, एंड बी लिमिटेड है 40 के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर बी लिमिटेड है। फेयर वैल्यू ऑफ पीपी ऑफ ए लिमिटेड इज है 1500। क्या रहेगा फेयर वैल्यू ऑफ पीपी ऑफ ए लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ए लिमिटेड की फेयर वैल्यू देखिए। मैं क्वेश्चन को कंफ्यूज करना है ना, तो मैं आगे एक लाइन और डाल सकता हूं, एंड बी लिमिटेड है 900। इससे देखना क्या मिलेगा आपको ना, आपको इससे क्लियरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने बी लिमिटेड की फेयर वैल्यू भी डाल दी, पहले नहीं डाली थी, नॉर्मल केस दिया था, बट अभी आपको थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। फेयर वैल्यू ऑफ अदर असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड इज एट सेम, यानी कि बुक वैल्यू पर ले रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया उसने। क्लियर कर रहा है कंसोलिडेट बैलेंस शीट, आपसे बोल रहा है कंसोलिडेट आपको बैलेंस शीट बना के देनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चीजों को पहले आराम से समझना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरे बच्चे मेरे लाल, हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट तैयार करेंगे, और कैलकुलेशन, या कैलकुलेशन ना कह करके आप ऐसा करो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्वायरर। सर आपने पहले किसी भी केस में एक्वायरर को आइडेंटिफाई नहीं किया था, याद रखना बेटा, पहला स्टेप यही होता है, पहले आपको एक्वायरर को आइडेंटिफाई करना होता है, चाहे नॉर्मल केस हो चाहे रिवर्स का हो। सर आपने तो नहीं बताया था। बोला मैंने इसलिए नहीं बताया कि नॉर्मल केस के अंदर जो खरीदता है वही एक्वायरर बन रहा था, अदरवाइज आपको एक्वायर करना पड़ेगा, और कैश के केस में जो पे कर रहा है वही एक्वायरर है। लेकिन जब इक्विटी के एक्सचेंज की बात आती है, तो उस केस के अंदर आपका एक्वायरर चेंज हो सकता है। इसलिए पहला स्टेप यही बोलता है आईएफआरएस 3 का, कि पहले ये देखो कि यहाँ पर एक्वायरर कौन है, और उसी के हिसाब से आईएफआरएस 3 की गाइडलाइंस होती है। तो चलिए, तो यहां देखते हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या करते हैं। तो बताओ क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ, या ऐसा मत करो, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर इशू बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर बी लिमिटेड को कितने शेयर इशू किए हैं।
तो बताओ, ये बोल रहा है कि हमने दिया 2.5:1 का रेशो दिया है। तो यहां देख लो कितने कितने शेयर है। भैया हमने बी लिमिटेड को दिया है तो बोल रहा है कि बी लिमिटेड के 60 शेयर है। तो हमने उसके एक शेयर के बदले में दिया है 2.5। तो 60 × 2.5, 150 शेयर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, कैलकुलेट करोगे और परसेंटेज ऑफ पोस्ट कॉम्बिनेशन। पोस्ट कॉम्बिनेशन में और भी आसान है सर जी, कैसे आसान बताओ। कि बोला टोटल शेयर्स ऑफ या इन पोस्ट कॉम्बिनेशन। इन पोस्ट कॉम्बिनेशन। बताओ कितना है, बताओ बेटा कितना है। ए लिमिटेड के पार्ट्स एग्जिस्टिंग कितने थे, 100, प्लस इशू टू बी लिमिटेड, बताओ बेटा कितने थे। सर 150। तो बताओ कितने हो गए, 250। तो हम यहां पर बात करेंगे, बताओ। हेल्ड बाय ए लिमिटेड, हेल्ड बाय बी लिमिटेड। यहां दिख रहा है ए लिमिटेड ने 100 ले रखे हैं 150 में, सॉरी 250 में से। इसने 150 ले रखे हैं आउट ऑफ 250 में से। तो बताओ कितने हो गए, 100/250, 40%। तो 60% बताओ किसके पास है। तो मुझे बताओ, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे बताओ यहां पर कौन है। नोट, एज पर, अब अब एनालिसिस, अब एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरर इज बी लिमिटेड एंड लीगल एक्वायरर इज ए लिमिटेड। बात समझ में आ गई है। दैट इज above केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी अब। क्योंकि यहां पर मैं बात करता हूं जो अकाउंटिंग एक्वायर है उसने ज्यादा होल्ड कर रखा, मोर देन होल्डिंग फ्रॉम द लीगल एक्वायरर। उसने लीगल एक्वायरर से ज्यादा होल्ड कर रखा है। आप अपनी लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने ऊपर का एनालाइज किया है तो इस बात को हमें पता लगाया है कि भैया जो ऊपर हम केस देख रहे हैं ना, ऊपर जो हम केस देख रहे हैं, ऊपर केस के अंदर हमें क्लियर दिख रहा है कि यहां पर जो एक्वायरर है वो ये है। ठीक है, चलिए। तो बात क्लियर है बेटा, ये बन गया क्या बताओ आपका, अकाउंटिंग एक्वायरर। क्लियर है। चलिए, अब इन केस के अंदर आप क्या करोगे, अब कंसिडरेशन निकालोगे। तो मुझे बताओ क्या आपको वर्किंग नोट नंबर पहला क्लियर है। वर्किंग नोट नंबर पर क्लियर है। अब सेकंड नंबर निकालोगे बेटा क्या, वर्किंग नोट नंबर 2। मैं इस वर्किंग नोट नंबर 2 को यहां ले लेता हूं। कैलकुलेशन ऑफ
कंसिडरेशन। हाइपोथेटिकल है, तो बताओ। नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाई, हेल्ड बाई लीगल एक्वायरर, परसेंटेज ऑफ पोस्ट कॉम्बिनेशन शेयर्स, टोटल पोस्ट कॉम्बिनेशन, या इसको हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहां पर देखा है 100 शेयर ले रखे हैं, 40% के रेस्पेक्ट में 100, बताओ कितना आएगा। 100 डिवाइड बाय 0.4, 250। ठीक है, एक बार फटाफट से अब इसको नोट कर लो। एक मिनट रुको। ये लीगल एक्वायरर नहीं बेटा, यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज कर लो। ये आपका होगा कौन, अकाउंटिंग एक्वायरर के हिसाब से ही होगा तुम्हें क्लियर ना। अकाउंटिंग एक्वायरर के हिसाब से लग भी रहा था, कुछ यहाँ पर हमने मिस किया है। इसको करोगे आप, दोनों अकाउंटिंग एक्वायरर के ना, दोनों ही अकाउंटिंग एक्वायरर का है। मैं कहूंगा कितना ले रखा बताओ मुझे, कितने शेयर्स ले रखे हैं इसने। 60 एक्चुअली ना, 60% कितना, 60, 100% के बराबर कितना हो गया, 100 शेयर्स। इशू टू ए लिमिटेड कितना माना जाएगा बताओ, इशू टू ए लिमिटेड कितना माना जाएगा। टोटल शेयर्स कितने बताओ, 100, हेल्ड बाई सेल्फ 40 शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स है ये। और अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा बताओ। अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा, फेयर वैल्यू होगी इसकी, तो 40, अब यहां देखो कितना आपके पास फेयर वैल्यू है। बी लिमिटेड इशू कर रहा है, तो बी लिमिटेड की फेयर वैल्यू आएगी 1600। ये आप यहाँ पर आराम से नोट कर लो। चेंज क्यों नहीं हुआ, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज करना था भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास एक्वायरर हो गया, कंसिडरेशन आ गया, अब हमें क्या निकालना बताओ, गुडविल बार्गेन परचेज, सिंपल है। ठीक है, कंसिडरेशन हमारे पास इस केस में निकालना होगा, वहां दे रखा होता था, तो आप वर्किंग नोट नंबर लोगे 3। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल
और गेन ऑन बार्गेन परचेज। यहां पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ए बताओ क्या लोगे? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो मुझे बताओ पीपी किसकी लोगे बेटा बताओ? ए लिमिटेड की। क्योंकि यहां पर एक्वायर बी लिमिटेड है, अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर एक ही लूंगा मैं। अब क्वेश्चन में मान लो आपके पास दोनों दे रखी है, दोनों देने के पीछे लॉजिक मेरा क्या था? क्योंकि यहां पर आप नॉर्मल केस के हिसाब से देख रहे हो, तो यहां पर आप बी लिमिटेड की फेयरवेल लोगे, क्योंकि बी लिमिटेड कौन था? एक्वायरी। तो आप बी लिमिटेड कर लोगे, क्योंकि अब तक के क्वेश्चंस में आप लोगों ने जितने भी सवाल हमने सॉल्व किए हैं, सारे के सारे सवालों के अंदर हम लोगों ने बी लिमिटेड की फेयर वैल्यू पिक किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि बी लिमिटेड यहां पर एक्वायरी था। चूंकि अभी भी हमें नॉर्मल केस बना के देखे तो दिख रहा है कि ए लिमिटेड एक्वायर है, बी लिमिटेड ही एक्वायर है, बी लिमिटेड की लेनी चाहिए। तो पहली गलती बच्चा यहाँ करता है। रिवर्स एक्विजिशन का केस है, क्योंकि अब एक्वायर बी लिमिटेड बन गई है, तो अब एक्वायरी कौन हो गया? ए लिमिटेड। तो फेयर वैल्यू किसकी लूंगा मैं? ए लिमिटेड की। तो कितनी लूंगा बेटा मैं? 1500। बाकी की मेरे पास फेयर वैल्यू नहीं है, तो बुक वैल्यू मान लूंगा मैं। आ जाओ। तो ये हो गया मेरे पास ए, हो गया। इसके अलावा 1300 ये रहा। तो अदर जो है 1300, तो टोटल हो गया 2800 का। लेस कर दोगे यहां से क्या? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में मेरे पास किसी की फेयर वैल्यू नहीं है, लेकिन लाइबिलिटी दो की दे रखी, कितनी बताओ? ये रहा 700। करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी 700 का, तो 2100 का। सॉरी बच्चा, एक सेकंड रुको। ये 1300 नहीं है, 1300 नहीं, 500 है सर। हाँ, फिर बच्चे ऊपर से थोड़ा सा मिस हुआ हमसे। ये करंट है, ये करंट है। ये वाला लेना ना, ये तो हमने ले लिया, इसका 1500 था। ये वाला लेना था हमने। हम क्या नॉर्मल फ्लो में आए थे कि ऊपर से आते हैं ना, बेसिकली हम वैसे ही आए थे हम लोग। 1500 और इसका हो गया कितना? ये तो है 700। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो ये हो गया आपका 2000। तो ये हो गया आपका 1300। 1300 क्लियर है? बी ले लो। कंसिडरेशन पेड या पेबल, जो भी निकाला है आपने 1600। तो बताओ सी क्या है बताओ? आपकी जो नेट असेट्स है वो 1300 है, पे करना पड़ रहा है 1600 को बराबर। तो मुझे बताओ, आपको नहीं लगता ज्यादा पे करना पड़ रहा है? ज्यादा पे करना पड़ता है, इसका मतलब गुडविल है। गुडविल 1600 माइनस 1300, तो 300 का। कोई प्रॉब्लम है? यही तक की कैलकुलेशन थी। अब इसका बैलेंस शीट बना लेंगे बस। मैं थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मुझे क्वेश्चन दिख जाए, लेकिन क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, मैं बैलेंस शीट को ऊपर बनाऊंगा बेटा। ठीक है ना, मैं बैलेंस शीट को यहां बना रहा हूं, जिससे मुझे दिख जाए ना। मैं बैलेंस शीट को यहां बना रहा हूं। ठीक है, मैं थोड़ी बैलेंस शीट को यहां बना रहा हूं। चलिए, तो पहले लूंगा मैं पीपी, असेट साइड ले रहा हूं। पीपी, पीपी बताओ क्या है? मैं क्योंकि यहां पर ए लिमिटेड की फेयरवेल लूंगा। हाँ लिख लो यहां पर, कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। याद रखना, ए लिमिटेड ही लिखोगे है ना।
पीपी बताओ, पीपी यहां पर मैं इसकी लूंगा फेयर वैल्यू, तो इसका मुझे पता है 1500 है, 1500 इसकी फेयर वैल्यू है, 3 इसकी वैल्यू है, तो 4500। वही बोल रहा हूँ, याद रखना ए लिमिटेड की यहाँ पर फेयर वैल्यू लूंगा, बी लिमिटेड की यहाँ पर बुक वैल्यू लूंगा। तो इसकी जो पीपी थी वो थी 1500 और वो है 3000। करंट असेट्स में गुडविल भी है, सॉरी गुडविल है एक, गुडविल 300 आएगा। करंट असेट्स है, करंट असेट्स की फेयर वैल्यू नहीं है, बुक वैल्यू है, तो 1200 रुपए है, ये हो जाएगा। इसके अलावा जाओ इक्विटी में आ जाओ, इक्विटी में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपको पता है मैं किसके लूंगा, ओनली फॉर, मैं किसके लूंगा यहां पर ओनली फॉर, और ओनली फॉर में किसके लूंगा बेटा बताओ, किसके लूंगा फटाफट बताओ मुझे, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, बताओ किसके लूंगा मैं, किसकी लूंगा सर हमेशा। अब यहाँ तो बी लिमिटेड की ही लोगे ना, तो बी लिमिटेड कितनी बताओ 60, तो बी लिमिटेड की 60, सॉरी अंदर लिख लो ना इसको, थोड़ा थोड़ा अंदर लिख लो। मैं एक वर्किंग नोट और बना लूं, चलो अपन दो वर्किंग नोट और बना लेते हैं, ये तीन हो गए ना, चार पांच, टोटल बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ यहां पर कौन आएगा, बी लिमिटेड पहले से कितनी थी बताओ बेटा, 600 की, इंटू 10 का था ना, 600 का प्लस इशू टू ए लिमिटेड, आपने दिया था कितने का, 1600 का कंसिडरेशन दिया था। अब रिवर्स एक्विजिशन के केस में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बेटा एक, रिवर्स एक्विजिशन केस में इंटरेस्टिंग चीज है, इंस्टीट्यूट बोलता है आपका आईएफआरएस बोलता है कि देखो यहां पर आपने कंबाइन दिया, हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है, हाइपोथेटिकल क्या है बेटा, कैलकुलेशन, चाहो तो पूरा की पूरा पीसी आप एज इक्विटी मान लो, और चाहो तो बाइफरकेट कर लो। यदि इसको पूरा पूरा इक्विटी मानते हो तो आप यहाँ पर 1600 ऐड कर दोगे, तो ये कितना हो गया 2200 का। या फिर आप इसको ऐसे ना करके आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सर कैसे कर सकते हो, बोला बेटा बी लिमिटेड कितना है बताओ, सर 600 का, प्लस बताओ ए लिमिटेड को कितने इशू किए थे आपने, गुरुजी 1600 के किए थे, 40 थे 10 के हिसाब से 400 तो यहाँ ऐड कर दो, तो 1000 तो ये हो गया, और जो बचा आपका कितना 600 का, वो प्रीमियम बना दो, क्या बना लो उसको, प्रीमियम बना लो, क्या बना लो, प्रीमियम, कितने थे बताओ 40 शेयर थे 30 के हिसाब से, तो जो आपका 1200 है, 1200 बनेगा क्या, हाँ, जो 1200 है उसको आप ले जाओ अदर इक्विटी के अंदर, ये भी लेके जा सकते हो, बट इंस्टीट्यूट ने ज्यादातर जो हमारे स्टडी मेट है उसने प्रेफर ऊपर वाली अप्रोच की है। मेरी बात क्लियर है, ये ओनली फॉर रिवर्स एक्विजिशन के केस में ही करना है, आपको यहाँ बाइफरकेट नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि इंस्टीट्यूट की जो स्टडी मेट का पैटर्न है उसी को फॉलो करें। ठीक है, तो 220 ये आ गया, और यहाँ पर आ जाओ कहां पर बताओ, तो अदर इक्विटी तो प्रॉब्लम है ही नहीं है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2200, अदर इक्विटी, अदर इक्विटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदर इक्विटी में ए का तो आएगा नहीं, ओनली फॉर आएगा बी का, कितना है 1400 है। अच्छा रिटेन अर्निंग मैंने पहले दिया है इसमें, ठीक है 1400, रिटेन अर्निंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीएल आ जाओ, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में है 400 1100 1500, और वो है 900, तो ये 1500 है और ये 900 है, एनसीए यहाँ होगा नहीं, तो फटाफट से टोटल कर दो कितना आ रहा है, 4500 प्लस 300 प्लस 1200, 6000, यहाँ देख लो 2200 प्लस 1400, 1500 प्लस 900, 6000। कैलकुलेशन का पैटर्न बदल गया, लेकिन चीजें आपकी अभी के वही की वही है। मेरी बात क्लियर है, ये इसके नॉर्मल केसेस खत्म हो गए हमारे पास, बेसिकली आईएफआरएस 3 की जो चीजें थी वो खत्म हो चुकी हैं,
ठीक है। अब ओनली फॉर एब्जॉर्ब बचा है, अदरवाइज सीधा हम आएंगे अपेंडिक्स की तरफ। तो मुझे दो केस और समझाने, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा एब्जॉर्प्शन एंड अमालगमेशन। क्योंकि वहां पर एंटिटी एक एग्जिस्ट करती है, दूसरी एग्जिस्ट नहीं करती है, दोनों एग्जिस्ट नहीं करती है, एक तीसरी नई क्रिएट होकर आती है। तो वहां पर दो जो कंपनियां हैं उनकी बुक्स को मुझे क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मुझे दोनों बुक्स में क्या करना पड़ेगा, एंट्री सिखानी पड़ेगी। मेरी बात करें, सर आपने एंट्री तो सिखाई नहीं, बोला एंट्री में प्रॉब्लम ही नहीं है, बिजनेस एक्वायर कर रहे हो साउंड वाले एंटिटी को, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे, कंसीडरेशन पे करोगे। ये कंसीडरेशन रेस्पेक्ट क्या लोगे, असेट्स आएंगे लायबिलिटी जाएंगी। क्लियर है। तो नॉर्मल जो एंट्री होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो चीज आप आराम से टैकल कर सकते हो। बोलो क्या क्लियर है क्वेश्चन आपके दिमाग में? क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है पूछ लो, यदि किसी को समझ में नहीं आया तो वो भी पूछ लो आराम से। फटाफट से नोट कर लो आप, फटाफट से। ठीक है, चलिए। मैंने एग्जांपल चार ओनली फॉर एक रिवर्स एक्विजिशन का था और तीन मैंने नॉर्मल केस के आपके सामने दिए थे। अब देखो क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है, क्योंकि जरूरी है। बिना क्वेश्चन को जब तक आप पेपर का क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, स्टडी मेट नहीं, पेपर का क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हें फील नहीं आएगा। क्योंकि क्वेश्चन तो आप स्टडी मेट बार बार करते हो, दिमाग आंसर फिट है, प्रोसेस फिट है उसका, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर अलग से आया तो डर जाते हो, चाहे वो क्वेश्चन स्टडी मेट का उठ के क्यों नहीं आ गया हो। पता नहीं ऐसा क्या होता है। आप स्टडी मेट के क्वेश्चन 50 बार निकाल चुके और एक बार आंसर आपको इजीली आता है। वही क्वेश्चन यदि आपका एग्जाम के अंदर आ गया तो आपका दिमाग बिल्कुल एकदम उड़ जाता है कि ये क्या हो गया, पता नहीं क्या है। एग्जाम को ऐसा कितना क्या मानते हो आप, बट ऐसा होता है। आपके साथ नहीं, सबके साथ, मेरे साथ भी ऐसे होता है। ठीक है ना। बट आप एग्जाम पेपर को निकालोगे तो आप वो आपने निकाल लिया तो समझ लो कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिक बहुत अच्छा लेवल पर पहुंचेगा। चलिए क्वेश्चन देखो क्या है। ऑन March 31st 2021 P Limited acquire 100% shares of Q Limited. P Limited issued 3 lakh equity share 10 that were trading on 16 on March. तो यहां पर सिंपल सिंपल सा दे रखा भैया, इतना इतना दिया है। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एक्ट एज 31st March 2021 हमारे पास दे रखा है। नेट एसेट्स हमारे पास इतनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल इतनी है, अदर इक्विटी हमारे पास इतनी है। सो एक्विजिशन जनरल एंट्रियां अंडर इंडेक्स 103 एंड समराइज बैलेंस शीट आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन आल्सो शो द नेसेसरी अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ द एक्वायरी। आपको यहां क्या करना है, यहां पर क्या करना है बताओ। यहां पर क्या करना है, ये बोल रहा है ऑल्सो शो द नेसेसरी अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ द एक्वायरी। आपको एक्वायरी की बुक में भी एंट्री डालनी है। पहला मेरा सवाल है, पहला मेरा सवाल है, क्या बी लिमिटेड जो है, यहां पर देखो सिचुएशन क्या बन रही है मेरे बच्चे, मेरी सिचुएशन देखो ना क्या बन रही है। यहां ये कह रहा है कि भैया ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 100% एक्वायर किया है। बोलो। अब सवाल ये आ रहा है कि ये है मेरे पास एक्वायरी, यदि ये बुक्स मेरी क्लोज हो गई है तो ही इसमें एंट्री होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। ये अपनी जो नॉर्मल ट्रीटमेंट करता हुआ आ रहा है भाई साहब, वो करता हुआ आएगा। मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। वो साउंड वाला एंटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ओनली वो बैलेंस शीट कंस्ट्रक्शन बदलेगा, एक बिजनेस बेचने की एंट्री डालेगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट की एंट्री डालेगा, बाकी उसकी जरूरत नहीं है। यदि ये बिजनेस क्लोज हो गया तो डेफिनेटली यहां पर एक्वायरी को एंट्री डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये केस 100% शेयर एक्वायर किया है और इस बात की इंफॉर्मेशन इंडिकेट कोई भी नहीं दे रखा है कि बी लिमिटेड एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ यहां पर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों की दोनों एंटिटी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, और दोनों एंटिटी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, तो यहां पर बी लिमिटेड में एंट्री नहीं डलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सवाल है, तो यहां लिखोगे नो नीड टू बी एंट्रीज, इसमें जरूरत नहीं है। बात क्लियर है। लेकिन क्योंकि ये एक्वायरर है, इसमें तो एंट्री डलेगी।
सर इसमें क्या एंट्री डालेगी? बोले सिंपल है, एक बार बताओ क्या करोगे। असेट्स आ रहे हैं डेबिट करोगे, टू लायबिलिटीज आ रही क्रेडिट करोगे, टू कंसिडरेशन करोगे। फिर कंसिडरेशन पे की एंट्री, कंसिडरेशन को डेबिट कर दोगे, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलो यहाँ दो एंट्री डालेंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि IFRS 3 के गाइडलाइंस में आती है। बिजनेस एक बार याद रखना, असेट जो है फेयर वैल्यू पर आएगी, लायबिलिटी जो है फेयर वैल्यू पर आएगी आपकी। ये जो है, अब एक क्वेश्चन कराऊंगा प्रॉपर्ली, टेंशन ना लो, एक क्वेश्चन प्रॉपर एग्जांपल कराऊंगा, और ऐसा कराऊंगा जिसमें आपके प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट भी है। जो प्रीवियसली हेल्ड क्या है, इन्वेस्टमेंट भी, एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपके प्रीवियस में भी आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो जो प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट है उसको आपको कैंसिलेशन में डालना पड़ेगा, क्योंकि खुद के इन्वेस्टमेंट खुद से तो नहीं खरीद सकते। अब सोच के देखो, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के अंदर पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मुझे बताओ, अब ए लिमिटेड ने उसको एक्वायर कर लिया, तो बोल रहा असेट्स आ रही हैं, तो उसकी बैलेंस शीट में क्या दिखा रखा होगा, इन्वेस्टमेंट दिखा रखा होगा। क्या उसके इन्वेस्टमेंट को मैं खरीद सकता हूं? क्या वो इन्वेस्टमेंट मेरे नहीं है? एग्जैक्टली exactly। जब मेरे ही इन्वेस्टमेंट है तो मैं क्या अपने इन्वेस्टमेंट खरीद सकता हूं अपने आप से? नहीं खरीद सकता। इसीलिए इंस्टीट्यूट बोलता है उनको क्या कर दो, कैंसिलेशन पर डाल दो। तो प्रीवियसली हेल्ड जो इन्वेस्टमेंट है उनको मैं क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। तो क्या ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने करवाऊंगा। तो यहाँ पर बेटा बताओ क्या आएगा, असेट्स फेयर वैल्यू पर आएगी, लायबिलिटी फेयर वैल्यू पर आएगी, कंसिडरेशन भी फेयर वैल्यू पर आएगा जो आपने पे किया है। मेरी बात क्लियर है? अब बदले में क्या दे रहे हो वो आप एंट्री डालोगे। मेरी बात यहाँ तक आई होप, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन कराने में कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारे पास, लेकिन आई होप, उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन घर पे जाकर खुद आप जाकर के करोगे, इस क्वेश्चन को खुद करोगे। ठीक है ना? ठीक है, ये आपकी स्टडी मेट का ही है। आई होप, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा केस देखो, दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है। यहां पर बोल रहा है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार के लिए ना अभी के लिए मैं होल्ड कर रहा हूं। ये क्वेश्चन भी आप ही निकालोगे। ये दोनों क्वेश्चन लोगे, क्योंकि जितना मैं बेस कर रहा, बेसिक क्वेश्चन देखो ना, पूरा बेसिक क्वेश्चन है। ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने जो पढ़ा होगा वो आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या पढ़ा है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपके दिसंबर में 23 में आया हुआ था, 8 नंबर का। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपके न्यू सिलेबस का ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहां पर बोलो क्या पूछ रहा है, मैं आप सिंपली बता दूं। यहां देखो, एम लिमिटेड हैज 4 सब्सिडरी। यहां देखना मेरे बच्चे, इसका बाइफरकेशन समझना, आपको चेन होल्डिंग की याद दिलाएगा ये। तो कंफ्यूज ना हो जाना कि सर चेन होल्डिंग क्या है, अभी बात नहीं की वैसे मैंने, लेकिन जब बात करूंगा तब देखेंगे। ये एम लिमिटेड है, एम लिमिटेड की 4 सब्सिडरी हैं, ए बी सी और डी। याद रखना मेरे बच्चे, सबकी अलग अलग सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन होगी, चेन होल्डिंग नहीं है। चेन होल्डिंग में क्या होता है, चेन होल्डिंग कुछ इस तरीके की बातें चलती है, जैसे कि मान लो ये एम लिमिटेड है, एम लिमिटेड ने ए लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रखा 100%, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रखा 90%, बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रखा कितना, 80%। अब देखो, ये चेन है, इसको बोलते चेन होल्डिंग, लेकिन ये अलग अलग सब्सिडरी हैं। तो यहां पर इस बात को मर्ज मत कर देना। जब आप यहां पर क्या बनाओगे, कंसोलिडेट बनाओगे, तो वहां पर चेन होल्डिंग याद हो तो ए में भी बनता था, बी में बनता था, यहां पर ओनली फॉर एम लिमिटेड बनेगा, तो चारों को मर्ज कर दूंगा, कंसोलिडेट, और चारों की गुडविल अलग निकलेगी मेरे बच्चे, गुडविल अलग अलग निकलेगी, बार्गेन पर्चा अलग अलग निकलेगा, एनसीआई अलग अलग निकलेगा, सबकी कैलकुलेशन अलग अलग होगी यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, फॉर्मेटिंग में चलना है, कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई ABCD। मेरी बात क्लियर है? दूसरी बात क्या करके चलोगे, दूसरी बात गुडविल ABCD अलग अलग निकलेगी। चेन होल्डिंग के केस में वहां अलग चीजें बदल जाती हैं। मेरी बात क्लियर है? तो यहां पर मानोगे, पहले ये मानो एम और ए है, फिर मानो एम और बी है, फिर मानो एम और सी है, आपको अलग अलग लेके चलना है। इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, लेकिन आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चाहो तो आप थोड़ा सा माइंड में इसको आराम क्लिक कर सकते हो। इसका क्वेश्चन शायद मैंने यहाँ नहीं दे रखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ देखो लिख भी रहा है कि एनसीआई का जो मेजरमेंट करना ना, एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर्स ऑफ आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स लेना है मेरे बच्चे, यहाँ स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड है। तो आपको यही मेथड यूज करना, आप यहाँ फेयर वैल्यू का मेथड मत ले लेना। मेरी बात क्लियर है? प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या बताओ, बोलो। प्रोपोर्शन मतलब क्या है, जो नेट एसेट था ये उसका प्रोपोर्शन सीधा सीधा। ठीक है। तो यहां देखो एनसीआई का परसेंटेज कितना है, मैं देखू तो एनसीआई का यहाँ 10% है,
यहाँ पर 15% है, यहाँ पर 20% है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, आप ये निकाल सकते हो, यहाँ इन दोनों को ऐड कर लोगे, दोनों को, ये क्या बने बताओ, ये क्या बने आपका चेंज। अच्छा, ओ माय गॉड, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, इसको मैं ही कराऊंगा। ठीक है, चाहो तो आप अब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे तो। ये हम चाहते हैं एक साथ क्वेश्चन को पूरे को उठा लें। ठीक है ना, एक बार थोड़ा चाहो तो मेहनत कर लेना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पर एक ही डिफरेंस है इसमें। एक नई चीज ये आई है इसके अंदर कि जो इसने हम जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स निकालते थे, हम निकालते थे फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स, पेबल ऑफ लायबिलिटी, निकालते थे नेट असेट्स। लेकिन मुझे ये बताओ, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ शेयर कैपिटल, अदर रिजर्व एंड सरप्लस, और लायबिलिटी, यहाँ पर असेट्स। तो मुझे बताओ, क्या ये जो होता था यही होता था आपका नेट असेट्स? सर जी कैसी बात कर रहे हो, बोलो असेट्स माइनस लायबिलिटी, बोलो ना, बोलो। देखिए ये तो था असेट्स माइनस लायबिलिटी, बट फर्क इतना सा, फेयर वैल्यू तो यही होता था। मुझे बताओ, इनका टोटल और इसका टोटल क्या बराबर नहीं होगा? सर कैसी बात कर रहे हो? हाँ बच्चे हाँ, मैं सही कह रहा हूं। देखो, इसका टोटल मान लो ये है 100 रुपए, ये है 20 रुपए, ये 80 रुपए, तो आपको लगता है इसका टोटल 200 है, तो असेट्स का 100 भी 200 ही होगा, बोलो। अब मुझे बताओ, ये मैं यहां से ऐसे निकाल लू, 200 माइनस 80, तो 120 आ गया, क्या बताओ, नेट एसेट्स। एक तरीका तो ये है, फेयर वैल्यू मान लो जो गिवन है। ठीक है, दूसरा क्या लगता है, 100 प्लस 20, 120, आपको नहीं लगता? तो यानी कि इस केस में यही डिफरेंट है, यही इसमें डिफरेंस है जो नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर, क्या कि यहां पर जो नेट एसेट्स निकालने का फंडामेंटल है वो अलग दे दिया है। बात क्लियर है बेटा? ओ बच्चे सुनना, क्या कोई दिक्कत है क्या? मैं क्या कह रहा हूं, क्या यहाँ दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर नेट एसेट्स निकालने का तरीका क्या दे दिया बताओ, अलग। तो चाहो तो कर लो, नेट एसेट्स ये आएगी, तो बताओ बेटा कितना है, बताओ 3 लाख। यहां बताओ कितना है बेटा, 2,60,000। यहाँ कितना बताओ, 1,40,000। यहाँ बताओ कितना बेटा, 1,80,000। क्लियर है यहाँ तक कहानी? अब निकाल लो, ये है कंसिडरेशन, ये आपके पास एन ए। तो मुझे बताओ कितना खरीदा है, 80%। तो क्या निकालोगे, पहले इसमें से क्या करो, ये 100% के बराबर आई होगी आपकी नेट एसेट, बोलो ना। तो अब क्या करोगे, इसमें निकालो, पहले 90% के बराबर निकालोगे, इसके अंदर कितना निकालोगे, 85% बराबर निकालोगे, फिर इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से दोनों डिफरेंस निकाल लोगे, या तो वो गुडविल आएगी या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेज जाएगा। बच्चे बोलो सर समझ में आ गया। मेरे बच्चे शाबाश, बहुत अच्छे। नहीं आएगा कराऊंगा, टेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की थीम समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके का पूछ रहा है। और यही यही हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया बताओ, कैलकुलेशन क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन ईच सब्सिडरी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीए निकलवा रहा है, एंड गुडविल गेन बार्गेन परचेज निकलवा रहा है। ओ माय गॉड, एनसीए तो निकालना पड़ेगा, एनसीए कैलकुलेट दे रखिए। बहुत आसान है मेरे बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज मैं तो इसको करवाऊंगा करवाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, मेरे बच्चे क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉब्लम में होती नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिसंबर में आया हुआ है, ये आपका ओल्ड सिलेबस का होगा, क्योंकि दिसंबर 23 का ये है, तो ये ओल्ड सिलेबस का है ना। बट आपके आईएफआरएस से था, और ये आपका न्यू सिलेबस का है। सर क्या, हाँ दो क्वेश्चन नहीं हो सकते ना आपके पास, ये आपके न्यू सिलेबस का है। ठीक है, इनको मैं डेफिनेटली आगे लूंगा, आगे और भी क्वेश्चन है आपके पास। देखो, ये दिसंबर 23 में आया हुआ है, 12 मार्क्स का भी आया हुआ है। दिसंबर 23 ही नहीं होगा सर ना, हाँ दिसंबर 23 का ही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर।